अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का हमारा मकसद ये है कि हम जो CSS के अंदर सबसे ज़्यादा फेलिंग सब्जेक्ट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, वो है इंग्लिश एसे। एंड हम वो उन मिस्टेक्स के ऊपर बात करें जो एस्पिरेंट जनरली अपनी प्रैक्टिस के दौरान या प्रिपरेशन के दौरान कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फेलियर रेशो है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन सारी मिस्टेक्स को कवर करेंगे। वीडियो एंड तक देखिए। आई होप ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। यू मस्ट बी वंडरिंग मैंने अपने हाथ में किताब क्यों पकड़ी है। बिकॉज़ ये किताब मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हाथ में देखी है। ये किताब नहीं। एस्पिरेंट सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करते हैं? वो मार्केट के अंदर एस्से की अवेलेबल बुक्स ले लेते हैं और उनको क्रैम करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। अब प्रॉब्लम मार्केट के अंदर अवेलेबल बुक्स नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच उन बुक्स को लेकर है। अगर तो आप वो एक बुक लेते हैं और उस बुक्स के अंदर मौजूद एसेज को जस्ट एज ए एनालिसिस और रीडिंग के तौर पर पढ़ते हैं कि एटलीस्ट मुझे आइडिया हो कि एक ऐसे किस तरह से लिखा जाता है, एक मेंटोर जो है वो ऐसे किस तरह से बिल्ड करता है, फॉर दैट पर्सपेक्टिव आप बुक पढ़ सकते हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब एस्पिरेंट्स उन किताबों को लेते हैं और उन किताबों को क्रैम करके रटे रटाए एसेज को ले जाकर FPSC या PPSC के एग्ज़ाम के अंदर लिखते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक आती है जब आप उस किताब के अंदर मौजूद एसेज को क्रैम करते हैं। बिकॉज एसे राइटिंग इज़ नॉट अबाउट क्रैमिंग, ये एक स्किल है। और स्किल कैसे डेवलप होती है? स्किल हमेशा प्रैक्टिस से डेवलप होती है। तो आज के बाद इस तरह की मार्केट की किताबों को करें बाय, और अपनी क्रिएटिव राइटिंग को इन्हेंस करें और ख़ुद से लिखने की कोशिश करें। उसके बाद एक और बड़ी मिस्टेक ये है कि बच्चे जो हैं टॉपिक को अंडरस्टैंड सही से नहीं करते। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती कि आप जो है उसको करेक्टली डिकोड कर पाएँ। डिकोडिंग इज़ द बिगेस्ट फेयर ऑफ एवरी एस्पिरेंट, चाहे उसने 2 दफ़ा ऐसे पास किया हो, 3 दफ़ा पास किया हो। वो जब भी एक ऐसे लिखने जाता है तो डिकोडिंग एक बहुत बड़ा फेयर है जो कि एक एस्पिरेंट को हमेशा उसके एग्ज़ाम के अंदर हॉन्ट करता है। एंड करना भी चाहिए, बिकॉज़ डिकोडिंग अगर आपकी गलत हुई तो आपका पूरा एसे जो है वो वेस्ट जाएगा, चाहे आपका स्ट्रक्चर ठीक है, चाहे आपके आर्ग्यूमेंट ठीक है। तो रेलिवेंट डिकोडिंग करना अपने एसे की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक को अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर की डिमांड को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जो है एग्जामिनर की डिमांड को नहीं समझते और वो जो है अननेसेसरली अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो टॉपिक को डिकोड करके लिख देते हैं। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं कि डिकोडिंग करते वक्त वो एक पार्ट को तो कम्प्लीटली एड्रेस करते हैं एंड सेकंड पार्ट को जो है वो एक अंडर एड्रेस्ड पार्ट उनके एसे के अंदर होता है। जब आप अपने डिमांडेड टॉपिक को इक्वली एड्रेस नहीं करते और सही से डिकोड नहीं करते, तो तब आपका जो है फेलिंग चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज़ आपने अपने आंसर को करेक्टली एंड इक्वली एड्रेस नहीं किया होता। सो डिकोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी डिकोडिंग के ऊपर काम करें। एंड डिकोडिंग के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं? आई विल टेल यू वन ड्रिल। वो ये है कि आप किसी भी पास्ट पेपर के एसेज उठा लें, 2026 के उठा लें, तो आपने क्या कोशिश करनी है कि आपने रादर देन पूरी आउटलाइन बनाए, इंट्रो लिखे, पैराग्राफ लिखे। ये एक लंबा चौड़ा काम है जिसके लिए आपको पूरा 1 दिन चाहिए, पूरा वीक तैयारी के लिए चाहिए। आपने क्या करना है? आपने हर साल के एसेज उठाने हैं, उन एसेज को जस्ट डिकोड करना है। डिकोड कैसे करना है? फॉर एग्जांपल रिवाइटलाइजिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान 2026 का एसे है। तो आपने इसके अंदर ये लिखना है कि एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहा है। सबसे पहले तो आपने बताना है कि रिवाइटलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, एज वेल एज रिवाइटलाइजेशन किस तरह से करेंगे, हाउ एंड वाई। तो ये 2 लफ्ज़ों के अंदर आपने अपने एसे को डिकोड कर लिया। the local government system in Pakistan, the missing link in governance structure of Pakistan। तो ये जो ऐसे है इसको डिकोड करना है कि सबसे पहले तो हमने बताना है कि why local government system is a missing link in Pakistan governance structure and how we can incorporate that missing link into the governance structure of Pakistan। तो ये जो 1 से 2 लाइनों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक होती है, दैट इज बेसिकली डिकोडिंग। ये डिकोडिंग की ड्रिल है, प्रैक्टिस है। आई एम श्योर अगर आप लोग ये ड्रिल वीकली बेसिस पर हर 2-3 दिन के बाद करेंगे, इसके ऊपर मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं। एक पूरा
पास्ट पेपर एसे का सॉल्व करने में, बिकॉज आपने जस्ट बताना होता है कि इसके अंदर डिमांड क्या है। यू डोंट हैव टू राइट कंप्लीट आर्ग्यूमेंट्स एंड डिकोडिंग जो है नहीं करनी पड़ती आपको, इंट्रो पैराग्राफ ये सारी चीज़ें। यू जस्ट हैव टू राइट 1 और 2 सेंटेंसेस जिसके अंदर आप बताएंगे कि रिक्वायर्ड आंसर क्या है, रिक्वायर्ड डायमेंशन क्या है। तो इस ड्रिल को अगर आप डेली बेसिस पर या एटलीस्ट 1-2 दिनों के बाद करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक भी देखना डेवलप होती जाएगी एंड आपको पास्ट पेपर का एनालिसिस भी होता है। उसके बाद एक और मिस्टेक जो है, बच्चे वीक थीसिस स्टेटमेंट या थीसिस स्टेटमेंट के नाम से ही डरते हैं। आई डोंट नो क्यों थीसिस स्टेटमेंट को एक इतना बड़ा महाज बनाया जाता है। बच्चे इस बात से डरते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट मुझे नहीं लिखनी आती, या थीसिस स्टेटमेंट में पता नहीं मैंने कौन सी रॉकेट साइंस लगानी है। थीसिस स्टेटमेंट इज़ बेसिकली द सिंपलेस्ट आंसर ऑफ योर एसे। अगर आपका ऐसे पूछ रहा है ना हाउ, तो आपने उस हाउ को 1 से 2 सेंटेंसेस के अंदर बताना है एग्जामिनर को, तो आपका आंसर एड्रेस हो जाता है और आपकी थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट में मिस्टेक क्या आती है? थीसिस स्टेटमेंट वहाँ पे गलत होती है जहाँ पे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर हमेशा आपको एक ही स्टांस लेना होता है। बच्चे क्या करते हैं, अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस स्टांस ले लेते हैं, दोनों स्टांसेस को जो है ना अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर एड्रेस कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है वो आपके ऊपर बैकफायर कर सकता है, बिकॉज आपका आंसर, आपकी जो थीसिस है वो गलत है। थीसिस स्टेटमेंट में एक और मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि वो ये समझते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट को जो है आउटलाइन के अंदर देना ज़रूरी है। आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर आउटलाइन। अगर आप आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट डाल रहे हैं, दैट दैट थीसिस स्टेटमेंट इज़ जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एग्जामिनर, कि एग्जामिनर को मेरा स्टांस समझ आ जाए। अगर टेक्निकलिटी एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखा जाए तो थीसिस स्टेटमेंट ओरिजिनली आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो मैंने बहुत सारे एसेज ऐसे देखे हैं जो बच्चे आउटलाइन के अंदर तो थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं, दे फॉरगॉट टू मेंशन देयर थीसिस स्टेटमेंट इन द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन। बेसिकली तो थीसिस स्टेटमेंट आपके एंड ऑफ इंट्रोडक्शन के अंदर है। जब आप इंट्रोडक्शन के एंड पे थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं और आउटलाइन में लिख रहे हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस, कि आपका स्ट्रक्चर ही खराब हो जाता है, कि आपका इंट्रोडक्शन आपकी थीसिस के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता। तो आज से इस बात का ध्यान रखिए कि थीसिस स्टेटमेंट अगर आप आउटलाइन में मेंशन करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, आप करिए, आपको रोक कोई नहीं रहा। बट थीसिस स्टेटमेंट की जो असल जगह है वो आपके इंट्रोडक्शन के एंड के ऊपर है। तो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर एटलीस्ट थीसिस स्टेटमेंट लाजमन मेंशन करें, अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर या इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट माना जाएगा और एग्जामिनर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ता है। तो ये मिस्टेक आज के बाद दोबारा मत कीजिए। नॉट बी अफ्रेड ऑफ राइटिंग थीसिस स्टेटमेंट, इट्स जस्ट अ सिंपल, आप एक पूरा 2200 वर्ड के ऐसे लिख रहे हैं, अगर मैं उस 2200 वर्ड्स को सिर्फ 2 सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दूं तो मेरी थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है। सिंपल इज दैट। क्या आप ये नहीं कर सकते? आप प्रेसी राइटिंग कर रहे हैं, प्रेसी राइटिंग के अंदर आप एक पैराग्राफ को 1/3 कर रहे हैं, तो क्या आप अपने पूरे ऐसे को सिर्फ 2 लाइनों के अंदर समराइज नहीं कर सकते? तो इट्स दैट सिंपल। आज से थीसिस स्टेटमेंट से घबराइए नहीं, प्रैक्टिस करना। अनदर मिस्टेक इज़ कि बच्चे जो है इर्रेलेवेंट डायमेंशन को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं अपने एसे के अंदर। देखें, आपका एसे जो है, जो चीज़ आपसे डिमांड की गई है पहले आपको उसको एड्रेस करना चाहिए, उसके बाद आप अपने एसे को कम्प्रीहेंसिव बनाने के लिए फ़र्दर डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ऐसे के अंदर कोई फ़र्दर डायमेंशन एक्सप्लोर करने से नहीं रोक रहा, बट पॉइंट इज़ कि जो चीज़ आपसे पूछी गई है एग्जामिनर वो चीज़ पहले देखेगा। तो आपसे जो चीज़ पूछी गई है, आप अपने एसे के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन या मेजॉरिटी ऑफ चंक अपने एसे का उस चीज़ को एलोकेट करें। फॉर एग्जांपल, रिवाइटलाइजिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान के अंदर रीज़न एंड मेजरली सॉल्यूशंस आते हैं, तो आप अपने एसे को जो है ना ज़्यादा अपने पोर्शन जो है वो आपने अपने रेलिवेंट आंसर को देना है, सॉल्यूशन को देना है, कॉजेज़ को देना है, ठीक है? तो सिमिलरली बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने एसे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के चक्कर में वो नई डायमेंशंस एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिक्वायर्ड आंसर होता है वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। तो रिमेंबर दैट, कि आप ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में या एग्जामिनर को बताने के चक्कर में कि मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, उस चक्कर में जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसको कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। तो आज से ये आदत बनाइए कि अपने ऐसे को जो है ना 80-20 या 70-30 के हिस्से में डिवाइड कीजिए। ये क्या है कि 70% या 80% ऑफ योर ऐसे शुड बी रिक्वायर्ड आंसर, 20% ऑफ योर ऐसे कैन बी एडिशनल पार्ट, जिसके अंदर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ अपने ऐसे को एक नई डायमेंशन के साथ रिलेट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट डायरेक्टली आस्क्ड इन योर ऐसे। तो ये आप लेवरेज अपने आप को दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने ऐसे
कि मेन आंसर से भटक कर इररेलेवेंट डायमेंशन की तरफ चले जाएंगे तो आपका आंसर कंप्रोमाइज़ होगा। चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा ऐसे लिखा हो, आपका आंसर करेक्टली एड्रेस नहीं है तो आपको मार्क्स भी उतने ही कटते जाएंगे। तो पहले अपने जो रिक्वायर्ड आंसर है उसको एड्रेस करें, उसके बाद आप जो दूसरा डायमेंशंस है उनको एक्सप्लोर करें। 80-20 का रूल आपने याद रखना है। 80% इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 20% इज सम अदर डायमेंशन जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने टॉपिक के साथ। एक और जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, आप लॉजिकल आउटलाइन नहीं बनाते। लॉजिकल आउटलाइन से मुराद क्या होता है कि आप एक आउटलाइन के अंदर एक लॉजिक, कोहेरेंस, कोहेजन होती है। वो किस तरह से मेंटेन होती है? जब चीज़ों को उनकी प्लेस के ऊपर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल कोई एक इशू बेस्ड ऐसे है तो इशू बेस्ड ऐसे के अंदर पहले कॉजेज आती हैं, फिर इम्पैक्ट्स आते हैं, देन सोल्यूशन आते हैं। तो सिमिलरली अगर आप किसी ऐसे के अंदर आप स्टेप्स टेकन की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने ये ऑलरेडी इस इशू के ऊपर कुछ स्टेप्स ले लिए हैं, तो वो स्टेप्स टेकन जो है हमेशा सोल्यूशन से पहले आएंगे, बिकॉज सोल्यूशन आप फ्यूचर के लिए प्रपोज कर रहे हैं और जो स्टेप्स आप मेंशन कर लिए हैं ऑलरेडी ले लिए जा चुके हैं, वो सोल्यूशन से पहले आते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि इररेलीवेंट जो है अपनी आउटलाइन को जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई लॉजिकल कनेक्टिविटी नहीं होगी, कोहेरेंस नहीं होगी। तो इस बात का लाजमी ख्याल करें कि आप अपनी जो है आउटलाइन के अंदर जो है एक लॉजिक। उसके अलावा एक और चीज़ जो है बच्चों को कहा जाता है कि कनेक्टर का आपने इस्तेमाल करना है, बट बच्चे कनेक्टर्स के अंदर इतना खो जाते हैं, वो ओवर यूज़ ऑफ कनेक्टर करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ करना कनेक्टर का हर सेंटेंस के स्टार्ट में, मोर ओवर, मोर ओवर, मोर ओवर, एडिशनली, एडिशनली, मतलब दे कीप रिपीटिंग सेम कनेक्टर्स, और वो इतना फेक लगने लग जाता है आपका जो राइटअप है कि एग्जामिनर जो है उससे फेड अप हो सकता है। तो आपने यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अपने ऐसे के अंदर कनेक्टर्स का ओवर यूज़ ना करें। आप उन कनेक्टर्स को जो है ना करेक्टली यूज़ करें, ताकि एक बैलेंस वे के अंदर यूज़ करें। आपका जो एसे है वो एक कंप्लीट पीस ऑफ, एक कनेक्टेड कोहेरेंट बैलेंस्ड पीस ऑफ राइटिंग के तौर पर उभरे। उसके अलावा एक और बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं बनाते। योर आर्ग्यूमेंट्स शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आर्ग्यूमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से मुराद ये है कि अगर एग्जामिनर आपकी आउटलाइन पढ़े, उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट मेंशन किया गया हो, तो वो आर्ग्यूमेंट पढ़ने के बाद एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आप बेसिकली बात क्या करना चाह रहे हैं। तो आपके उस सेंटेंस से, उस फ्रेज से आपकी बात कन्वे होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि वन वन वर्ड की जो है ना आउटलाइन बनाना शुरू कर देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आपने क्या करना है, आपने अपनी आउटलाइन को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आउटलाइन बनाने का तरीका कार ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बी स्पेसिफिक इन द नेचर ऑफ सोल्यूशन। आप फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि कोई ऐसे है सस्टेनेबल इकोनॉमी इन पाकिस्तान, उसके सोल्यूशन हमने प्रोवाइड करने हैं, तो उसके अंदर बच्चा एक सोल्यूशन देता है इरेडिकेटिंग करप्शन। तो इरेडिकेटिंग करप्शन, सबको पता है कि करप्शन इरेडिकेट करेंगे, हम ख़त्म करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। बट आप डिफ्रेंशिएट कहाँ पे करेंगे? जब आप बताएंगे कि करप्शन को इरेडिकेट किस तरह से करना है, दैट इज द रियल पॉइंट। करप्शन खत्म करनी है, ये सबको पता है, ये एग्जामिनर को भी पता है। असल बात आती है कि करप्शन को खत्म किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे ने लिखा है इरेडिकेटिंग करप्शन या रिमूविंग करप्शन व्हाटसोएवर, उसकी जगह अगर कोई और बच्चा लिखता है इरेडिकेटिंग करप्शन थ्रू द स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट करप्शन ब्यूरो एंड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, तो ये एक कंप्रीहेंसिव एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्ग्यूमेंट है। तो खुदारा अपने आर्ग्यूमेंट्स को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएं, समझ आए कि वो आप एग्जामिनर को बात क्या करना चाह रहे हैं, बिकॉज योर ऐसे इज कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करेंगे, एग्जामिनर को वहाँ कैसे पता चलेगा कि आप बात क्या करना चाह रहे हैं। एक और मिस्टेक, जिसे मैं मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, बट अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने CSS 2026 की ऐसे की इंस्ट्रक्शन पढ़ी होगी, तो एग्जामिनर ने वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ही नीड्स कंक्रीट डाटा एंड रेलिवेंट एग्जाम्पल। CSS के ऐसे से रिलेटेड दो पर्सपेक्टिव पाए जाते हैं। वन इज़ दैट कि अगर आप आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं तो उस आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करना ज़रूरी नहीं है। वो आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, और एसे इज़ नॉट अ रिपोर्ट जिसके अंदर आपको स्टेटिस्टिक्स एंड फिगर्स जो है डालना ज़रूरी है। बट
नाउ एग्जामिनर डिमांड्स रेलिवेंट डाटा एंड कंक्रीट एग्जांपल, उसने मेंशन कर दिया तो यू हैव टू वर्क ऑन योर एविडेंसेस। आपके एसे के अंदर आपके एविडेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए। अब वो एविडेंस ज़रूरी नहीं कि कोई स्टेटिस्टिकल फिगर हो, इट कैन बी कोटेशन, इट कैन बी बुक, इट कैन बी इंसिडेंट, इट कैन बी एग्जाम्पल, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग आपके ऐसे के अंदर। और नेचर ऑफ ऐसे के मुताबिक आपकी जो है ना वहाँ पे एविडेंस होना चाहिए, आपका हर पैराग्राफ सब्सटेंशिएटेड होना चाहिए। अब जो है एग्जामिनर इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा कि आपने अपने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट नहीं किया। अगर हम पैराग्राफ के स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं तो पैराग्राफ के स्ट्रक्चर का पार्ट ही एविडेंसिंग है। तो जब आपने एविडेंस ही नहीं लिखा तो आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे? सिमिलरली इसके अलावा एक और मिस्टेक ये है कि बच्चे जो है उनको पैराग्राफिंग का पता ही नहीं होता कि पैराग्राफिंग होती क्या है। दे डू नॉट नो कि पैराग्राफ स्टार्ट टॉपिक सेंटेंस से होता है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, देन एविडेंस होता है, देन एनालिसिस होता है, देन कंक्लूडिंग लाइन होता है। बच्चे क्या करते हैं कि अपना पैराग्राफ ही स्टार्ट किसी स्टेटिस्टिक से कर देंगे, किसी एविडेंस से कर देंगे। नो, यू जस्ट हैव टू मेंशन योर टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस मेंशन करने के बाद पहले आप इलेबोरेट करो कि जो आपने टॉपिक सेंटेंस दिया है वो किस बारे में है, वो किस तरह से रेलिवेंट है। देन एविडेंस दो, एविडेंस देने के बाद एनालिसिस करके कंक्लूड करो। तो पैराग्राफिंग आपकी बहुत ज़्यादा गलत होती है, तो अपनी पैराग्राफिंग के ऊपर लाजमी काम की। और यूज़ ऑफ कोटेशन, देखिए कोटेशन इज़ पार्ट ऑफ योर एविडेंसिंग। कोटेशन आपके ऐसे को इन्हेंस कर सकती है, बट ये कोई क़यामत नहीं आ जानी कि आपने कोटेशन ना लिखी तो आपका ऐसे पास नहीं होगा। अगर आप कोटेशन लिख रहे हैं तो आप ऐसी कोटेशन लिखें जो आपके ऐसे से रेलिवेंट बनती है, जो आपके टॉपिक की डायमेंशन के साथ रिलेट करती हैं। देखिए फॉर एग्जांपल जेंडर के ऊपर एक ऐसे है, तो जेंडर के ऊपर ऐसे मल्टीपल डायमेंशन में आ सकता है। अब बच्चों ने क्या किया होता है कि जेंडर के ऊपर कोई चंद 2-4 कोटेशंस याद की होती हैं एंड वो कोटेशन किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे होती है, आपका ऐसे किसी और डायमेंशन पे आता है, तो बच्चे ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश करते हैं अपने ऐसे के अंदर कोटेशन को। अगर आपके ऐसे के अंदर कोटेशन नहीं भी होगी तो आपका ऐसे फिर भी पास होगा, बट अगर आपने मिसफिट या गलत कोटेशन आपने अपने ऐसे के अंदर कोट की तो आपका इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सो बी श्योर अबाउट इट, बी श्योर के 100% जो मैं कोटेशन लिख रहा हूँ ये मेरे टॉपिक के साथ रेलिवेंट है और मैं सही जगह पे इसको प्लेस कर रहा हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बहुत बड़ी मिस्टेक और मिसकंसेप्शन हमारे अंदर पाई जाती है वो ये कि अगर हम बहुत मुश्किल वोकैबुलरी लिखेंगे, हम बहुत मुश्किल मुश्किल लाइंस लिखेंगे तो हमारा ऐसे पास होगा। नो, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग a difficult vocabulary. It is about writing the correct vocabulary, the formal vocabulary, the formal writing expression. फॉर्मल और डिफिकल्ट के अंदर एक फ़र्क है। फॉर्मल, आपको फॉर्मल रहना है। देखो ऐसे इज़ कम्युनिकेशन। देखो एग्जामिनर आपसे एक टॉपिक के ऊपर आपका स्टांस जानना चाह रहा है एंड वो स्टांस कब इफेक्टिव होता है, जब आप उसको सिंपल एंड फॉर्मल वे के अंदर कम्युनिकेट करते हैं। तो आपके वर्ड्स इतने सिंपल एंड कम्युनिकेबल होने चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ने से समझ आ जाए। तो एसे इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। वहाँ पे आप बैठे नहीं होंगे एग्जामिनर को समझाने के लिए कि सर ये बात मैंने इस तरह से लिखी है। एग्जामिनर को अगर आपकी बात सिंपल एंड फॉर्मल वे के अंदर कम्युनिकेट की हुई है, अगर वो उसको पढ़ के समझ जाता है तो वो उस आपसे एग्री करेगा, रादर देन कि आप जो है इसको जो है मुश्किल वोकैबुलरी की तरफ लेके जाएँ। बच्चे क्या करते हैं कि मुश्किल वर्ड्स तो यूज़ कर लेते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि ये वर्ड जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर भी यूज़ हो सकता है। तो उनको कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं होता तो वो वर्ड्स को गलत फिट कर रहे होते हैं, प्लेस कर रहे होते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। आई नो मैनी पीपल जो सिंपल एस्से लिखकर जो है पास हुए हैं। आई नो मैनी पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की कोशिश की और बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए हैं और अपने एस्से को बहुत कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की, तो दे फेल्ड इन एस्से। सो अपने एस्से के अंदर सिंपल रहें, फॉर्मल रहें। सिंपल एंड फॉर्मल, इसका मतलब सिंपल का मतलब ये भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही वीक वोकैबुलरी और लैंग्वेज लिखनी है। आपने फॉर्मल रहना है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, कोलोकियल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। उसके अलावा अपने किसी भी ऐसे के अंदर जो है कोई ऐसे लिख रहा है वो पर्टिकुलर टॉपिक से है, उसके जार्गन्स को आप इस्तेमाल करें।
लाइक जेंडर के ऊपर बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। दीज आर नॉट वोकेबरी, दीज आर द कंसर्न जार्गन्स ऑफ दैट टॉपिक। तो ये चीज़ आप यूज़ करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन एंड आपकी वोकेबरी ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाएगी। आपको ज़बरदस्ती और आर्टिफिशियली वर्ड्स को फिट इन करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद एक और बड़ी मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक। बच्चों को पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, हमें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लिखना है, तो वो ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। डियर एस्पिरेंट, मैं आप लोगों से सिर्फ एक सिंपल बात कहना चाहूँगा कि अगर आप CSS करने के लिए आ रहे हैं तो पहले अपना इंग्लिश टेस्ट लाजमी कर लें। बी श्योर अबाउट इट कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। अच्छी से मुराद ये है कि आप कोई अगर एक पेज 1.5 पेज इंग्लिश के ऊपर लिखते हैं तो उसके अंदर मिस्टेक नहीं होती। अच्छी से मुराद ये नहीं है कि आप कोई एडवांस लेवल के कोई बुक राइटर बन जाएं। बस जो आप लिखें वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपके ऐसे को रुइन कर सकती हैं, और बहुत सारे बच्चे जो ऐसे मेंटोर्स के पास जाते हैं जो उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक पॉइंट आउट नहीं करते, तो वो इस वहम में होते हैं कि हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती। देखिए, कोई अगर इंग्लिश का स्टूडेंट भी है तो जब आप एक प्रेशर्ड राइटिंग कर रहे होते हैं तो तब आप समटाइम्स अनइंटेंशनली भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत कर देते हैं। ये मेरे साथ भी होता था। तो इट यू आर नॉट इनविंसिबल कि आप जो है कोई मिस्टेक नहीं कर सकते ग्रामेटिकल, नेवर थिंक दैट। हमेशा अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करें, लूप होल्स के ऊपर काम करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक से बच। उसके अलावा एक और मिस्टेक ये कि आप जो है स्पेलिंग की मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 10-12 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और बार बार चीज़ों को मेमोराइज कर रहे होते हैं, तो हमारा माइंड क्लॉग होना शुरू हो जाता है, और उस वजह से ये मेरे साथ भी हुआ है कि ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अपने स्पेलिंग्स के ऊपर काम करें, एटलीस्ट आपका स्पेलिंग कोई आपकी आउटलाइन, आपके इंट्रो एंड आपके कंक्लूजन के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूजन गलत लिखते हैं। आपका इंट्रोडक्शन, आपका कंक्लूजन, आपका पैराग्राफ, आपकी आउटलाइन, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं कि कंक्लूजन जो है वो भी दे थिंक लाइक दैट कि जो कंक्लूजन है वो भी एक इंट्रोडक्शन की तरह होता है। कंक्लूजन का एक टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है। कंक्लूजन ऑप्टिमिज्म के ऊपर बेस्ड होता है। कंक्लूजन जो है आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के ज़रिए लिखते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपका स्टार्ट और आपका जो एंडिंग है ऐसे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है, बिकॉज एग्जामिनर उन चीज़ों को देखेगा। एग्जामिनर आपकी आउटलाइन भी पढ़ेगा, आपका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेगा, आपका कंक्लूजन भी पढ़ेगा। सो बी श्योर अबाउट इट कि आपने अपना स्टार्ट अच्छा लिया है और एंड भी अच्छा लिया है। टाइम मैनेजमेंट बच्चे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो कंक्लूजन अच्छा नहीं लिख पाते। सिमिलरली टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। बच्चे क्या करते हैं कि वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते ही नहीं है अपनी जर्नी के दौरान। जब आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको पता नहीं होता कि आप एक पैराग्राफ कितनी देर में लिख पाएंगे। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की आदत नहीं होती, तो जिसकी वजह से आपका टाइम मैनेज नहीं होता। टाइम मैनेज नहीं होता तो आप जो है अपना ऐसे शॉर्ट ऑफ लेंथ लिख के आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 3 घंटे का टाइमर लगाएं। टाइमर लगा के आप घर पे बैठकर, एकेडमी में, कहीं भी बैठकर लिख रहे हैं तो ऐसे की प्रैक्टिस करें। टाइम बाउंड प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर थिंक दैट कि मैं एग्ज़ाम में बैठकर 3 घंटे में लिख लूँगी या लिख लूँगा। ये सोच गलत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं लिख सकते। सिमिलरली एक और मिस्टेक ये कि बच्चे जब टाइम मैनेज नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं कि वो 2-2 3-3 आइडियाज़ को मर्ज कर देते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। दैट इज़ अ सिन। अपने एसे के अंदर आप कभी भी 2-3 आइडियाज़ को मर्ज नहीं कर सकते। योर वन आर्ग्यूमेंट मेंशन्ड इन योर आउटलाइन इक्वल्स टू द वन पैराग्राफ। एक आर्ग्यूमेंट मतलब एक पैराग्राफ, और एग्जामिनर आपसे यही तवक्को कर रहा होता है। और जब आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होते तो बच्चे एंड पे क्या करते हैं कि एंड वाले 2-2 3-3 आर्ग्यूमेंट को जो है ना मर्ज करके जो है वो एक पैराग्राफ बना देते हैं। और पैराग्राफिंग का भी ये असूल है कि योर पैराग्राफ शुड रिप्रेजेंट वन आइडिया। जब आप एक पैराग्राफ के अंदर 2-3 आइडियाज़ को मर्ज करते हैं तो आपने वैसे ही टेक्निकली अपने ऐसे को ख़राब कर दिया। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ कनेक्टेड टू वेरियस थिंग्स कि आपकी टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए आपका स्ट्रक्चर भी ठीक होना है, उसके ज़रिए आपकी लेंथ भी मेंटेन होनी है, उसके साथ-साथ आपके जो है आर्ग्यूमेंट्स भी पूरे होने हैं। तो ये हमेशा याद रखें कि जितने आर्ग्यूमेंट्स आपने मेंशन करने हैं, उतने ही पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं, बिकॉज़ एग्ज़ामिनर ने जहाँ आपको इस चीज़ पर पकड़ लिया एंड ही विल पेनलाइज़ यू। एक और जो सिन बच्चे करते हैं एसे राइटिंग के अंदर, बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है एसे राइटिंग के अंदर, हेडिंग देना।
मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है ऐसे लिखते हुए, वो अपने ऐसे की हेडिंग्स दे रहे होते हैं। अगर आपने अपने ऐसे के अंदर हेडिंग दे दी, इट मीन्स यू आर कुक्ड, यू आर डन। एग्जामिनर वहीं पे आपको फेल कर देगा। आप अपनी आउटलाइन के अलावा कहीं भी हेडिंग नहीं दे सकते। जहाँ पे आपकी आउटलाइन का आखिरी वर्ड कंक्लूजन ख़त्म होता है, वेरी नेक्स्ट पेज से आप इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी हेडिंग, और तब तक लिखते रहेंगे विदाउट एनी हेडिंग जब तक आपका कंक्लूजन ख़त्म नहीं हो जाता। आपके उस पीस ऑफ राइटिंग के अंदर कोई हेडिंग नज़र नहीं आनी चाहिए। ये बात आप वाज़ेह कर लें। सिमिलरली एक और मिस्टेक ये कि बच्चे ये समझते हैं कि बुलेट पॉइंट्स में मैं लिखूंगा या मैं चार्ट्स बना दूंगा, ये चार्ट्स बना दूंगी तो मेरा ऐसे इन्हेंस हो जाएगा। नो, योर ऐसे इज़ नॉट अबाउट चार्ट्स एंड बुलेट पॉइंट्स, इट्स अ फॉर्मल राइटिंग। एंड फॉर्मल राइटिंग एक कंटिन्यूस पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसके अंदर आपने ये जो प्रेजेंटेशन वाले काम नहीं करने होते। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन के ऊपर अपनी नीटनेस के ऊपर काम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं, वो भी फॉर्मल कलर्स के अंदर, विच इज़ ब्लैक और ब्लू। आप या ब्लैक के साथ हाईलाइट कर सकते हैं या ब्लू के साथ हाईलाइट कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। बट आप बुलेट्स और चार्ट्स एंड मैप्स वगैरह अपने ऐसे के अंदर नहीं बना सकते। एक और मिस्टेक जो बच्चों के अंदर पाई जाती है, दैट इज़ मिस्टेक उनके फेयर की वजह से। बच्चे अपने फेयर की वजह से ऐसे लिख ही नहीं पाते। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे पढ़ाया है, एंड ट्रस्ट मी, 80% बच्चे जो हैं एंड सेशन एंड होने पर फुल लेंथ ऐसे लिख के ही नहीं दिखाते। जिससे भी पूछो उनको ये फेयर होता है कि मैं लिख नहीं पा रहा, मैं लिख नहीं पा रही। तो उनके अंदर एक फेयर होता है, और ये फेयर आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाता है। तो अगर आप डरते रहेंगे कि मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे फेल होना है, देखिए जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आपने फेल ही होना है। एटलीस्ट अगर आप कोशिश करेंगे तो आप पास होने के करीब जा सकते हैं, और आप पास हो भी सकते हैं। आई एम द एग्जाम्पल। आई वॉज द पर्सन जिसने साल के एंड तक कोई प्रैक्टिस नहीं की थी इसी फेयर की वजह से, बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड राइटिंग, और मैंने अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम किया। तो मैं जो है अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते करते पास होने के करीब चला गया। तो आज से ऐसे राइटिंग का अपने अंदर से फेयर निकालें, और इस फेयर को दूर बाहर कहीं फेंक दें, और जो है हर वीक एक ऐसे लिखा करें। ठीक है, गलत लिखें, बेशक बुरा लिखें, मैं कहता हूँ जैसा मर्जी लिखें, एटलीस्ट लिखें सही। अगर आप लिखेंगे तो ही आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी। उसके अलावा एक और मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि वो अपना मेंटोर गलत चूज़ करते हैं। चूज़ योर मेंटोर वाइजली। हमेशा एक ऐसे इंसान को चूज़ करो जो इंसान आपको आपके साथ ट्रांसपेरेंट हो, आपके साथ लॉयल हो, आपके साथ जो है सच्चा हो। सच्चा कैसे होगा कि जो मेंटोर एक अच्छा मेंटोर होगा ना, वो आपकी मिस्टेक आपके सामने रखेगा। आपने अगर एक पेज लिखा है तो उस पेज के अंदर 10 मिस्टेक हैं, तो वो 10 मिस्टेक आपके सामने रखेगा कि बच्चे ये आपका जो है, ये आपकी कारकर्दगी है, ये आपका आईना है। मेंटोर्स क्या करते हैं, वो बच्चों को इनरोल तो कर लेते हैं, 10-10 15-15 हज़ार पूरे साल का वो ले लेंगे, और बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमें इतनी सस्ती मेंटोरशिप मिल रही है। तो वो इनरोल हो जाते हैं। फिर पूरा साल के अंदर वो, एक तो पहले तो वो चेक नहीं करते, अगर चेक भी करेंगे तो टिक मार के 40 नंबर आपको दे देंगे, और आप इस वहम में जीते रहेंगे मैंने बहुत अच्छा लिखा है। तो काइंडली इस वहम में जीना छोड़ दें कि सब अच्छा लिखते हैं। ठीक है, अच्छा लिखते हैं, बट स्टिल देयर इज़ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ अ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। आप अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे आप 60 नंबर ले लें, 70 ले लें। तो आपने ऐसा मेंटोर चूज़ करना है जो आपकी मिस्टेक्स निकाले, जो आपके साथ कम्युनिकेट करे, रादर देन बड़े बड़े मेंटोर्स के पास भाग जाएं, और वो मेंटोर्स आपके ऐसे, उनके पास चूँकि रश होता है तो वो इतने अच्छे से चेक भी नहीं करते। किसी भी मेंटोर को ज्वाइन करें, एक ही मेंटोर ज्वाइन करें, एंड ऐसा मेंटोर हो कि जो आपके मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करे। सो बी केयरफुल कि आपने किस इंसान को चूज़ करना है वाइजली। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर फ्यूचर। एक और मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर मैं इशू बेस्ड ऐसे सिर्फ कर लूँगा या कर लूँगी, या करंट अफेयर कर लूँगी, या मैं प्रोवर्बियल कर लूँगी, तो मेरे जो है ना उसमें से एक ऐसे हो जाएगा। देखें, हर इंसान की अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इशू बेस्ड एसेज अच्छे लिख लेता हूँ। देयर आर मैनी पीपल जो फिलोसॉफिकल एसेज बहुत अच्छे लिख लेते हैं। दैट इज़ टोटली फाइन। अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, आपकी स्ट्रेंथ का पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ या अपने कंफर्ट जोन वाले ऐसे को लेकर सिर्फ उसी ही की प्रैक्टिस ना करते रहें। आई वुड रिकमेंड कि आप जो है और एसेज की भी प्रैक्टिस करें, बिकॉज मैंने भी सेम मिस्टेक ये की थी। और जब मैं एग्ज़ाम के अंदर गया तो मेरी जो कंसर्न
डोमेन्स थी या प्रैक्टिस थी, उसमें से सिर्फ एक ऐसे था जो मैंने अटेम्प्ट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पास किया, बट वो एक एज पे था। अगर वो भी मुझे प्रॉपरली ना आता होता तो मैं फेल हो सकता था। तो सिमिलरली बहुत सारे लोगों को, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल एसेज किए थे, बट 2026 के अंदर इतने ज़्यादा नहीं आए, बहुत कम आए, ठीक है। तो उनको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई ऐसे चूज़ करने में। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करें, आपको कोई नहीं रोक रहा, बट उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने बाकी एसेज की भी प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट फुल लेंथ ऐसे ना लिखें तो आउटलाइन इंट्रो तो लिख सकते हैं ना, ताकि आप एक सेफर साइड की तरफ जाएं। अगर एग्जामिनर किसी साल सारे के सारे लिटरेरी ऐसे दे देता है तो आप क्या करेंगे? एग्जामिनर बाउंड नहीं है आप कि वो आपको इशू बेस्ड ऐसे भी देगा, ठीक है। तो आपने हर तरह के ऐसे की जो है पॉसिबली प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा एक और मिस्टेक बच्चे एग्ज़ाम हॉल के अंदर ये करते हैं कि वो ऐसा ऐसे चूज़ करते हैं जिसको वो ये सोच रहे होते हैं कि बहुत ये ऐसे कम लोग लिखेंगे। देखिए, एग्ज़ाम के अंदर बैठकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे साथ वाला या साथ वाले रूम वाला क्या सोच रहा होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि जिसको आप सोच रहे होते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ये वाला ऐसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये मुश्किल है, बहुत सारे बच्चों ने वो ऐसे अटेम्प्ट किया होता है। तो इस चीज़ पर तो बिल्कुल भी ना जाएँ कि आपने अपने आप को डिफरेंशिएट करना है। आपने अपने आप को डिफरेंशिएट करना है तो उसके ये तरीक़ाकार जो पीछे बताएँ, अपनी ग्रामर ठीक करें, अपनी रेलेवेंसी ठीक करें, अपने आर्गुमेंट अच्छे रखें, अपनी एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग करें। ये तरीक़ेकार हैं अपने आप को डिफरेंशिएट करने के, रादर दैन कि आप ऐसा टॉपिक अटेम्प्ट करें जो बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है? और उस चक्कर में आप ब्लंडर मार देते हैं, आप वीक आर्गुमेंट लिखते हैं और आप जो है ना एक पुअरली रिटन ऐसे जो है वो देकर आते हैं एग्जामिनर को। तो ओवर स्मार्ट बनने की बजाय हमेशा वो ऐसे लिखें जिसके ऊपर आप 100% श्योर हैं कि ये ऐसे जो है, ये ऐसे जो है मुझे 100% आता है। आई नो बहुत सारे लोगों को थॉट्स आती हैं, मैंने भी जो ऐसे अटेम्प्ट किया था मुझे ऐसा लगा था दैट इज़ अ वेरी सिंपल एंड वीक सा ऐसे, और ये तो बहुत फजूल सा ऐसे है। बट स्टिल आई रोट दैट ऐसे बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो मैंने ऐसे लिखूंगा, इसके अंदर जो मैं चीज़ें लिखूंगा वो गलत नहीं होंगी, वो अप्रोप्रिएट होंगी, वो रेलिवेंट होंगी। तो हमेशा वो ऐसे चूज करें जिसके ऊपर आप 100% श्योर हैं, रादर देन कि आप अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। एंड पे मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा कि आप अपने एस्से की प्रैक्टिस के दौरान कभी भी नंबरों के पीछे ना भागें। हमेशा कोशिश करें कि आप अपने एस्से के अंदर इम्प्रूवमेंट के पीछे भागें। इम्प्रूवमेंट किस तरह से होगी कि अगर आप एक एस्से लिखते हैं, उस एस्से को लिखने के बाद उसके ऊपर इवैल्यूएशन करवाते हैं, इवैल्यूएशन करवाने के बाद फीडबैक लें। फीडबैक लेने के बाद जो उस फीडबैक के ज़रिए आपको पता चलता है कि मैंने इस एस्से के अंदर ये 5-7 मिस्टेक्स की हैं, तो ये कोशिश करें कि जो मैंने नेक्स्ट एस्से लिखना है, मैंने उस नेक्स्ट एस्से के अंदर ये मिस्टेक्स नहीं करनी, ये कम मिस्टेक्स करनी है, रादर देन इस चीज़ के पीछे भागते रहें कि आपने जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है नंबर हासिल करने हैं, 40 लेने हैं, 42 लेने हैं, 45 लेने हैं, और बहुत सारे मेंटोर आपको मिल जाएँगे जो आपको 40-40, 50-50 नंबर भी दे देंगे। बट ट्रस्ट मी, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है? आपके लिए इम्प्रूवमेंट। आप अपनी इम्प्रूवमेंट के पीछे भागें। ज़रूरी नहीं कि आप लिखते ही ऐसे पास करना शुरू कर देंगे, और यही चीज़ बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। तो मैं उसके लिए आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि रादर देन नंबरों के पीछे भागने के, अपनी इम्प्रूवमेंट के पीछे भागें। अपने आप को इम्प्रूव करें कि मैंने जो लास्ट एस्से लिखा था, मैंने नेक्स्ट एस्से उससे बेहतर लिखना है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट की जर्नी है, ये देखना आहिस्ता-आहिस्ता आपको पास होने तक लेके जाएगी, रादर देन आप नंबरों के पीछे भागें और आपके नंबर ना आए और आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाएँ। तो ये आपने लाज़मी जो है ये कोशिश करनी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। आई होप ये मिस्टेक्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड कमेंट डाउन आपके मुताबिक कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो फर्दर एक एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए, और ये भी कमेंट करें कि नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए।